बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ्यूचरिस्टिक फ़ोरम में हमने जो इकबाल की रिकन्स्ट्रक्शन जो उनकी किताब है उसको देख रहे थे, तो आज पाँचवा खुतबा जो है वो कंक्लूड कर गया है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंप्लीट कर लिया। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी एक समरी यहाँ बता सकूँ आपको। तो इकबाल का जब खुतबा स्टार्ट होता है तो स्टार्ट पर जो है वो अब्दुल कद्दूस गंगोई साहब का एक फ़िक्रा कोट करते हैं। वो कहते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए और वो अल्लाह ताला से जो उनको शर्फ़ मुलाकात हासिल हुआ तो उसके बाद वो वापस तशरीफ़ आवरी उन्होंने की और आ गए। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं कभी भी वापस ना आता। तो इकबाल लेक्चर कल्चर पे चल रहा है, लेकिन शुरू पे जब वो ये मिसाल देते हैं तो एक ताजुब इंसान को होता है कि इसका मुस्लिम कल्चर की स्पिरिट से क्या ताल्लुक़ है इस वाक़े का। तो फिर इकबाल उसको वजाहत करते हैं कि ये पैगम्बरों का कमाल है कि वो चाहते हैं कि जो उनके नज़रियात हैं, जो उनके आइडियल्स हैं, वो एक मुस्तकिल क़ुव्वत बने, वो तारीख़ साज़ क़ुव्वतों को अपने हाथ में लें। लिहाजा पैगम्बर जो है वो वहाँ से वापस आया और उसने चाहा कि वो जो मेरे आइडियल्स थे उसको मैं चाहूँ कि वो आम हों। और मिस्टिक का दूसरी तरफ जो है, जो एक वली होता है या एक दूसरा जो अल्लाह का शर्फ हासिल करना चाह रहा होता है, तो उसका मामला यही होता है कि बस मुझे अगर वो हासिल हो गया तो बस मेरी ज़िंदगी का असल मिशन पूरा हो गया। तो पैगम्बर का बड़ा मिशन ये होता है कि वो अपने आइडियल्स को हकीकत बनाना चाहता है। तो यहाँ इकबाल पहले बताते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा इसमें जो बहुत अहम आर्गूमेंट है जो इकबाल की तरफ से आता है वो है कि पैगम्बर जो हैं वो इकोनोमाइज़ द ह्यूमन थाट करते हैं। वो कैसे इकोनोमाइज़ करते हैं? मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि इंसान ख़ुद भी जो उसके पास अल्लाह ताला की अता करदा जो इल्हाम है या और जो रेशनल नॉलेज है और जो एम्पिरिकल नॉलेज है वो उससे सही बातों पे पहुंचता है, लेकिन उससे बहुत लेबर करनी पड़ती है, उसमें सदियां लग जाती हैं, एक एक मुगालते के ऊपर लंबा वक्फ हो जाता है, तो फिर वो वापस सही थाट पर क्रिस्टलाइज होता है या इम्प्रूव करता है। तो पैगम्बरों का मामला ये था कि दे हैव इकोनोमाइज्ड ह्यूमन थाट। तो सबसे पहला तो उन्होंने ये कहा कि इसलिए मुस्लिम कल्चर के अंदर जो वही है और जो रसालत है इसकी बड़ी अहम हैसियत है, उसी ने हमें ये डायरेक्शन दी। दूसरा वो आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि दूसरा आर्गूमेंट इस लेक्चर में उन्होंने फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पे दिया। तो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड जो है वो ये है कि इंसान पहले अम्बिया के अदवार में या पुराने दौरों में वो ज़्यादा इम्प्रेस होता था किसी मोजज़ात से, सुपर नेचुरल चीज़ों से। तो इकबाल इसमें उन्होंने ये बताया कि जब हज़ूर अकरम तशरीफ़ फरमा हुए तो उन्होंने मुसलमानों का या जो अहले ईमान था उनका फ़ोकस कंक्रीट की तरफ, दुनिया की तरफ और गौर व फिक्र करने की तरफ दिलवाया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि वो जो सुपर नेचुरल और मिस्टिक मामले थे जो पैगम्बर ही कर सकता था उससे नज़र हटाई, बल्कि उन्होंने कहा कि उसको कुरान ने डिस्करेज किया, उसको इनकरेज नहीं किया गया। जब मोजात मांगते थे तो आमतौर पर मोजात नहीं दिखाए गए। यही था कि तुम सोचो, तुम देखो, तुम फिक्र करो, उसी से तुम नतीजे पे पहुंचोगे। तो वो कहते हैं कि मुस्लिम कल्चर का दूसरा कमाल ये है कि इसमें जो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड है उसने अब वो जो रुश्द व हिदायत का मामला है उससे इंस्पिरेशन लेने का मामला वो क़यामत तक के लिए खोल दिया है और उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे किया इंस्टेड कि वो किसी सुपर नेचुरल मुआजा करता, क्योंकि वो नबी तक महदूद होता। और कोई शख्स भी ये कहता कि मामलात तो नबी अब नहीं है तो लिहाजा मुआजात नहीं दिखाए जा सकते, तो जब कोई मुआजे नहीं दिखा रहा तो लिहाजा हमें किसी पे बिलीव करने का कोई वजह भी नहीं मिलती। तो कहते हैं चूँकि अल्लाह के रसूल की पूरी जो उन्होंने अपना नैरेटिव प्रेजेंट किया या उन्होंने अपना एक थाट प्रेजेंट किया या अपना एक वो जो नुक्ता नज़र बताया वो ज़्यादातर सॉलिड और कंक्रीट से ही एग्जांपल्स ली। और उन्होंने कहा कुरान मजीद क्या कहता है कि तीन चीज़ों पर तुम गौर करो, एक नेचर पर, एक तुमसे पहले जो कौमें गुजर चुके हैं उन पर, और तीसरा अपने अंदर खुद गौर करो। तो ये तीन अप्रोचेज़ हैं जिसके ऊपर कुरान मजीद ने जिक्र किया। अब उससे आगे जाते हैं, वो कहते हैं कि हम ये देखेंगे कि अल्लाह के रसूल ने जो हमें टीचिंग्स दी उसने कौन सा मुस्लिम कल्चर भरपा किया। तो आगे इस खुतबे के अंदर वो उन चीज़ों पे बहस है। तो सबसे पहले जो इकबाल हमें बताते हैं वो एंटी क्लासिकल नेचर ऑफ मुस्लिम कल्चर बताते हैं। एंटी क्लासिकल से क्या मुराद? फ़लसफ़े में क्लासिकियत जो है आमतौर पे यूनानियों की तरफ मंसूब की जाती है कि यूनानियों का जो थाट है वो क्लासिकल थाट है। तो यही समझा जाता है कि हमारे यहाँ जितने बड़े स्कूल ऑफ थाट्स हैं और बाद में आने वाले, चाहे वो मशरक़ी हों, मगरबी हों,
उसके अंदर यूनान का एक बहुत बड़ा असर व रसूख है। और ये बात भी बड़े इसी तरह कह दी जाती है कि जो मुस्लिम कल्चर है बेसिकली वो भी यूनानियों से ही मुतासर शुदा है। इस पर बहुत खूबसूरत इकबाल के यहाँ बहस है, लेकिन इकबाल का जो इसके ऊपर आप कहें ना कि जो उनका मेन फ़िक्र है वो ये कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज़ एंटी क्लासिकल। वो कहते हैं पूरी स्पिरिट ही जो है वो दूसरी तरफ मूव कर रही है। तो वो अब इसमें आर्गूमेंट्स बहुत सारे लाते हैं, और बल्कि यहाँ तक भी इकबाल कहते हैं कि लोग ये समझते हैं कि हमें यूनानियों से फ़ायदा हुआ, उल्टा हमें यूनानियों से शदीद नुकसान हुआ, और उनके बनाए हुए सिस्टम से निकलते हुए हमें 200 साल ज़ाया हमारे हो गए। वो इस बात को डिनाई नहीं करे कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो उनसे इंस्पायर हुए, हमारे सीना हों, बैरूनी हों, इब्न रुश्द हों या और मामलात इस तरह के हों, वो हम बिल्कुल वो मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं उससे हमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ। तो मोटी 2-3 बातें रह गई हैं, मैं उसकी तरफ आगे ले जाता हूँ। तो वो ये है कि एक ये हो गया, फिर वो इस बात को आगे लाने के लिए वो क्या कहते हैं कि ग्रीक्स का जो सारा प्रोसीजर था वो डिडक्टिव रीजनिंग पे था, उसके मुकाबले में मुसलमानों का जो थॉट था वो इंडक्टिव था। और वो कहते हैं इंडक्टिव थॉट मुसलमानों ने सीखा ही कुरान से है, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, कमरे में बैठ कर तख़य्युलाती सोच है, आप उधर ही बैठ कर अपने दिमाग में तख़य्युल लाओ और उसी से प्रिंसिपल्स ड्रॉ करो और उसको फिर बाहर अप्लाई करो। डिडक्टिव रीजनिंग ये बता रही थी। इंडक्टिव रीजनिंग दूसरी तरफ क्या है, तुम जाओ मुआशरे में फिरो, नेचर में फिरो, देखो उसको ऑब्ज़र्व करो, उसका डेटा रिड्यूस करो और उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर तुम अपनी नॉलेज बेस करो। तो वो बताते हैं कि मुसलमान जो थे वो असल में इंडक्टिव रीजनिंग के फाउंडर्स हैं, और इंडक्टिव रीजनिंग ही बेसिकली मुआशरे को और साइंस को तरक्की देने के लिए सबसे कलीदी किरदार अदा करती है। तो यही मामला हम देखते हैं वेस्ट में भी, जब इंडक्टिव रीजनिंग का दौरा होता है तो उस दौर के अंदर ही वहाँ पर तरक्की शुरू होती है। ये बताते हुए इकबाल में बताते हैं कि जो इंडक्टिव रीजनिंग का मामला था, जो वहाँ फ्रांसिस बेकन और रॉजर बेकन और इनके थ्रू मगरब में आम हुआ, तो वो कहते हैं कि इसका भी सहरा जो है वो मुसलमानों के सर पर जाता है। तो करते हुए वो ब्रीफॉल्ट, एक जो मशहूर हिस्टोरियन है, उनका एक पैसेज इकबाल ने कोट किया, और उसका वो यही, उस पैसेज का जो कंक्लूजन है वो यही है, या आप कहें कि उसकी समरी यही है कि जो वेस्ट को साइंसेस की जो मेथड मिला है, इंडक्टिव मेथड, वो मुसलमानों के ज़रिए ही मिला है। और वो यहाँ तक जाते हैं, वो कहते हैं कि इब्न हैतम और इनकी किताबों के पूरे पैसेजेस जो है वो बेकन साहब ने और इन्होंने अपनी किताब में प्रोड्यूस किए, और वो बिल्कुल आज ऐसा लगता है कि गोया हम जदीद टर्म में उसको प्लेजरिज्म ही कहेंगे। तो यहाँ तक वो बताते हैं कि जो जदीद साइंस थी वो इंडक्टिव पे बेस्ड थी, और कुरान मजीद के स्पिरिट से ही वो इंडक्शन बरामद हुई। उसके बाद जो नुक्ता है वो आगे जाते हैं, वो कहते हैं कि लॉजिक, जो ग्रीक लॉजिक थी, तो ग्रीक लॉजिक के हवाले से अगेन यूनानी लॉजिक डिडक्टिव थी। अरिस्टोटल ने, जिसके फाउंडर थे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको बताई। तो उन्होंने बताया कि अगेन मुसलमानों ने इसके ऊपर शुरू पे इंस्पायर हुए, इस पर अपनी पूरी फाउंडेशंस बनाई, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि इससे आगे बंद गली है और इसमें आगे नहीं जाया जा सकता। तो फिर इकबाल ने जिक्र किया कि इब्न तैमिया और उनके रुफ़का की जो मशहूर तनकीद है लॉजिक के ऊपर, वो किस तरह उन्होंने उस ज़माने में एक इंतहाई तरक्की याफ्ता किस्म की जो है ना वो तनकीद की, और जिससे डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर उन्होंने एक ज़रब लगाई और उन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग के लिए स्पेस पैदा की। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो जो तसव्वुर है वो उन्होंने बताया कि इसी ऑब्जर्वेशन मेथडोलॉजी से कुछ मुसलमान थिंकर्स के थॉट को कोट करके उन्होंने बताया कि ये ही वो कुरान मजीद की टीचिंग्स थी जिसने मिसाल के तौर पर कहते हैं कि अपने मस्कवे का एवोल्यूशन को थॉट जन्म दिया, या उससे वो एमनेट हुआ। तो इब्न मस्कवे का जो एवोल्यूशन का थॉट है वो इंतहाई कमाल है, यानी वो जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि गोया जो लेटेस्ट और जदीद डार्विनियन एवोल्यूशन है, तो वो उस सेंस में उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त, और फिर वो सारी बेस करती थी कि वो कहते हैं कि डेड मैटर है, डेड मैटर से जो है ना वो जो चीज़ें इमर्ज करती हैं, वो कहते हैं जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं और उनकी मूवमेंट बिल्कुल लिमिटेड होती है, जिस तरह एक इनऑर्गेनिक मैटर की लिमिटेड होती है वैसे उन प्लांट्स की भी लिमिटेड होती है। और लाइक वाइज वो
स्लोली ग्रेजुअली उन्होंने आगे आए कि फिर प्लांट्स के अंदर हल्की सी मूवमेंट आती है और फिर उनके अंदर सीड्स वाला मामला आता है, और फिर तो वो एक पूरी मिसकवे की उन्होंने वो बताने के बाद हमें ये समझाया कि ये देखें कितना जदीद थॉट था, और ये उस ज़माने में 1000 साल पहले देने की वजह यही थी कि वो डायरेक्शन ठीक थी। फिर लाइकवाइज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल दी स्पिरिट ऑफ मुस्लिम कल्चर की, कि जो इराकी साहब थे उनका जो नज़रिया स्पेस था, जो उनका मकान का नज़रिया था, तो उन्होंने बताया कि उस ज़माने में उन्होंने बताया कि 3 तरह की अलग अलग स्पेसेस होती हैं। एक स्पेस ऑफ मटेरियल बॉडीज़ है, एक स्पेस ऑफ इममटेरियल बॉडीज़ है, और एक स्पेस ऑफ गॉड है। तो फिर उन्होंने बताया कि जो जदीद तस्वुर है जो वाइट हाइड और आइंस्टाइन से आता है, उसकी झलक हमें इराकी में उस ज़माने में मिलती है, और वो बहुत ही जदीद तस्वुर था स्पेस का। यानी वो जिस तरह उन तीनों को डिफ़र करते हैं कि स्पेस जो है ना एक मटेरियल बॉडीज़ की होती है, एक उसके बाद वो कहते हैं कि जब इममटेरियल बॉडी का मामला आता है तो फरिश्तों का या वो चीज़ें जिनको सॉलिड मीडियम ट्रांसमिशन के लिए नहीं चाहिए होते। तो ये सारा मामला उन्होंने गिनवाया कि लेकिन अगेन उसका कंक्लूजन यही था कि कितना मॉडर्न नज़रिया था, लेकिन तभी पॉसिबल हो सका कि जब मुसलमानों ने उससे इंस्पिरेशन ली। फिर इसके बाद जो हम देखते हैं कि उन्होंने इकबाल ने जो ये तो बताया कि नॉलेज बेस्ड पर पूरा हमारा मामला था, तो जो नेचुरल साइंसेस थी और फिज़िकल साइंसेस थी वो इस तरह इमर्ज हुई इंडक्टिव रीजनिंग से। फिर वो बताते हैं आखिरी बात कि किस तरह हमारे आर्ट को, हमारे कल्चर को और हमारे जो इस एरिया को कुरान मजीद ने इंस्पायर किया। तो उसमें वो 2 बेसिस बताते हैं। एक बेसिस वो ये बताते हैं कि कुरान मजीद में मामला ये हुआ कि कहा गया कि तुम गौर करो, तुम चलो फिरो और तुम देखो कि जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया तो उनका क्या मामला हुआ। तो कहते हैं जब कुरान मजीद एक तरफ कह रहा है कि तुम ट्रैवल करो, लोगों की हिस्ट्रीज़ को पढ़ो, लोगों की कौमों को देखो, लोगों की एंथ्रोपोलॉजी को देखो, और दूसरी तरफ कुरान क्या कह रहा है, उन्होंने बताया सूरह हुजरात में अल्लाह बताते हैं कि जब भी तुम्हारे पास कोई बंदा कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी ख़बर की तस्दीक करो। तो अगर तुम ऐसा ना हो कि तुम्हें गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर लो और बाद में तुम्हें नुकसान हो। वो कहते हैं कि ये 2 नुक्ता नज़र थे जिससे पूरी मुसलमानों की थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल जो क्रिटिकल जो है ना हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म इमर्ज होती है। मुसलमानों ने यहाँ से ये पाया कि जब भी किसी की हिस्ट्री पढ़नी है वो ऐसे नहीं पढ़नी कि उसको एज इट इज़ उसकी दो मलाई कहानियों पे यकीन कर लेना है, बल्कि वो कहते हैं कि हमें ये वाले जो ट्रांसपेरेंसी है उसको अप्लाई करना है। और फिर वो इसमें मिसाल देते हैं कि जैसे कि इस्माउ रजाल का मामला है कि जब हदीस और कुरान मजीद और इनकी तदबीक का मामला था तो वो कहते हैं हज़ारों लोगों की बायोग्राफीज डेवलप की गई और ये बताया गया कि ये बंदा हाफजे का अच्छा था, ये बंदा भुलक्कड़ था, ये बंदा कभी इसने ज़ाहिरी गुनाह कबीरा किया था, इस बंदे ने कभी झूठ बोला था, इस बंदे ने फ़लाँ जगह जाके गवाही दी थी, गवाही ठीक दी थी, गवाही गलत दी थी, इसने कभी जेल काटी थी। अब वो कहते हैं ये एक ज़बरदस्त इंस्पिरेशन थी जो बाद में हिस्टोरियंस को मिली। आज जो जदीद हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म है वो इन्हीं बेसिस पर चलती है कि आप उसको जो है आर्गूमेंट पे लाओ, रीजंस पे लाओ। तो इसको वो कंक्लूड फिर ऐसे करते हैं कि वो एक बेहतरीन हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म में फिर वो आखिर में खल्दून को बताते हैं कि जो खल्दून की जो उनकी अज़बिया की थ्योरी थी या उसमें कितना खूबसूरत वो गया। वो कहते हैं वो भी एक्सप्रेसिटली कुरान मजीद से इंस्पिरेशन थी जिस बेसिस पर वो इतनी एक बोल्ड थ्योरी को प्रेजेंट कर सके। तो ये वो सारा स्पिरिट ऑफ मुस्लिम कल्चर के ऊपर इकबाल ने बताया। आखिरी जाते जाते इकबाल ने सिर्फ स्पेंगलर पे तनकीद की है। जो स्पेंगलर की मशहूर किताब है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, उसमें स्पेंगलर ने ये बताया हुआ है कि मुसलमानों की जो तहज़ीब है ये मेगियन जो ईरानी मजूसी थे उनसे इंस्पायर हुई है और ये जो है ना फ़ारिस का ही शाफसाना है या उसी का एक आउटशूट है। और उसके मुकाबले में वो कहते हैं ये जो जदीद साइंस है ना ये वेस्ट की अचीवमेंट है और वेस्ट ने इसको अपने बलबूते पर ऊपर उठाया है। तो इकबाल उस पर एक लंबी तनकीद करके कहते हैं कि स्पेंगलर यहाँ मुगालते का शिकार हुए और उन्होंने कीनली इन फैक्ट्स को नहीं देखा, वरना उनको समझ आ जाती कि इवन वेस्ट की जो एम्पेरिकल और साइंटिफिक फाउंडेशंस हैं वो इंस्पिरेशन है मुसलमानों से। शुक्रिया, यही 5वें खुतबे का खुलासा था।